अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। लाहौर से निकलते वक्त मुझे शाम पड़ चुकी थी। मेरे साथ सईद भी मौजूद था। सईद मेरा पार्टनर है। हम दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। लाहौर से हमें रसूल नगर एक पार्टी से मिलने जाना था। रुखसत होते होते हमें रात पड़ चुकी थी। उन्होंने हमें रोक लिया। खाना खाने के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाया, हम इनकार ना कर सके। वहां से वापसी के बाद हमें ओकाड़ा के लिए निकलना था। सारी रात का शायद सफर हो सकता था। सईद कहने लगा, भाई जितना जल्दी हो सके निकल चलें, सुबह तक ओकाड़ा पहुंच जाएंगे। मैंने कहा यह तो अच्छी बात है। ओकाड़ा के साथ मुल्का एक आबादी में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह हो रहा था। वो हमारे जान पहचानने वाले थे और उन्होंने हमें वहां पर इनवाइट किया था, इसलिए हमें खास तौर पर वहां जाना था। अगर ना जाते तो फिर शायद उनके गिले शिकवे सहने पड़ते। खैर, रसूल नगर से निकलते वक्त तकरीबन रात का अंधेरा पड़ चुका था। हमारे मेजबानों ने काफी पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया था। सर्दियों के दिन थे, गाड़ी में हीटर ऑन था और लता मंगेशकर के उदास गाने चल रहे थे। रात काफी सर्द हो गई थी। हम दोनों बड़ी खामोशी से गाने से लुत्फ अंदोज होते हुए सफर कर रहे थे। गांव से निकलते ही आगे वीरान इलाका शुरू हो जाता है। हम कोई तकरीबन 7.5-8 किलोमीटर घने जंगल के बीचों बीच सफर कर चुके थे। अचानक हमें सड़क के किनारे दो लड़कियां खड़ी नजर आई, जिन्होंने जोरों शोर से हमें हाथ के इशारे से रुकने को कहा। यह सड़क इतनी आम नहीं थी, इसलिए रात के वक्त ज्यादा ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ तो दिन के वक्त भी ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती थी। मखसूस गाँव के लोग आते जाते या कभी कोई गाड़ी नजर आ जाती, लेकिन रात के वक्त तो इक्का दुक्का कोई ट्रक या गाड़ी किसी ही वक्त नजर आती। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया। यहाँ पर दो लड़कियों का यूं अचानक गाड़ी रोकना समझ से बाहर था। आखिर इतनी रात के वक्त सड़क पर ये दो लड़कियां तन तनहा कौन है? सईद मुझे कहने लगा, महमूद भाई गाड़ी मत रोकना। मैंने सोचा शायद कोई लड़कियां परेशानी के आलम में घर से निकली हैं, मजबूर हैं। इस वक्त सड़क पर कोई ट्रैफिक तो नजर आती नहीं, इन्हें शायद मदद की जरूरत होगी। सईद, इससे पहले कि सईद मुझे कुछ और कहता, मेरे कदम खुद ब खुद गाड़ी की ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी उनसे चंद कदम दूर जाकर रुक गई। उनमें से एक लड़की दौड़ती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, भाई साहब खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, वो लड़की रोने लगी। अभी मैं सारी बात आपको बताऊंगी, खुदा के लिए इस वक्त हमें यहाँ से लेकर निकल चलिए, जल्दी कीजिए। लड़की का कहना था कि मैंने फौरन ही पिछले दरवाजे का लॉक खोल दिया और दोनों को बैठने का इशारा किया। लड़की ने अपने साथ दूसरी लड़की को इशारा किया और वो दूसरी तरफ से मेरी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही वही पहले वाली लड़की कहने लगी, खुदा के लिए जल्दी यहाँ से निकलिए, और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं गाड़ी काफी तेज रफ्तारी से चला रहा था, मगर उसके बावजूद लड़की बार बार मुझे वहां से निकलने को कह रही थी। मुझे मजबूरन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज करनी पड़ी। पहली बात यह थी कि मेरा दिमाग तो वैसे ही बदहवास हो गया था। आगे एक छोटे से रास्ते पर सड़क दोनों तरफ जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किस तरफ मुड़ना है। हालांकि ऐसा नहीं था कि सड़क पर कोई साइन बोर्ड वगैरह ना हो जिस पर इशारा था कि आपने किस तरफ मुड़ना है। मुझे कुछ समझ ना आई और मैंने गाड़ी सीधी तरफ बढ़ा दी। सईद भी होंकों की तरह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो लड़की कहने लगी, हाँ ये रास्ता, यही रास्ते पर चलना है। रास्ता था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कहीं कहीं दरख्त बहुत कम और कहीं बहुत ज्यादा थे। काफी दूर पहुंचे तो फिर मैंने पूछा, मोहतरमा आप दोनों कौन हैं, और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि रात के इस वक्त आप इतनी डरी और खौफजदा आखिर कहां से आप भाग कर आई हैं और किस से भाग कर छुपने को मदद मांगती फिर रही हैं? लड़की बदस्तूर घबराए हुए लहजे में बोली, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त पर हमारी मदद की। अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता बनाकर हमारे लिए मदद को भेजा, ये आपका मुझ पर एहसान है। मैंने कहा, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। इंसानियत के नाते हमें हर इंसान की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब मैंने गाड़ी की रफ्तार नॉर्मल कर दी थी। दूसरी लड़की बदस्तूर खामोश सर झुकाए बैठी थी। वही पहले वाली लड़की जिसने मुझसे मदद की दरखास्त की थी कहने लगी, हम दोनों बहनें हैं। जिस जगह आपने हमें लिफ्ट दी वो हमारा गाँव था। हमारे गाँव का नाम प्रेम नगर है। सड़क से कोई 1 कोस के फासले पर हमारा गाँव है। हमारे बाप दादा की बहुत ज्यादा जायदाद है। यूं समझ लें कि हम जद्दी पुश्ती रईस लोग हैं। हमारी माँ बचपन में मर चुकी थी। हम सिर्फ 2 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं। हमारे जालिम चाचा को
ये बात गवारा नहीं थी कि सारी जायदाद हमारी शादियों के बाद खानदान से बाहर चली जाए। उस जालिम चाचा ने मेरे बाप यानी अपने भाई को मरवा डाला और आज हम दोनों बहनों को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बना चुका था। पहले प्यार और मिन्नतें करते रहे कि तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दो। आपको जानकर ये हैरत होगी कि मेरे चाचा की भी कोई औलाद नहीं, लेकिन हिर्स और लालच ने मेरे चाचा को अंधा कर रखा था। मेरे बाप का कातिल, खुदा जाने उसने मेरे बाप के कत्ल को क्या नाम दिया, किस तरह पुलिस वालों को बताया और किस तरह उसकी जान छूटी। मेरे बाप को मेरे चाचा ने ही कत्ल किया, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, मगर हमारे चाचा में इतना दमखम था कि वो पुलिस का सामना कर सके। उसने पुलिस को कैसे अपने हाथों पर डाला, किस तरह उनको इस कत्ल के बारे में सारी हकीकतों को छुपाकर अपने आप को बरी कराया, ये हम नहीं जानते। फिर उसने हमें एक कमरे में कैद कर दिया क्योंकि उसने हमसे जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने थे। अगर वो हमें भी मार डालता तो फिर सारे गांव वाले शक में पड़ जाते। लिहाजा उसकी कोशिश थी कि वो पहले प्यार से या मिन्नतें करके या जिस तरह भी हमें मनाकर जबरदस्ती चाहे हमसे जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाए। मगर जब हम नहीं मानी, क्योंकि हम यही समझती थी कि इस जायदाद की वजह से ही चाचा ने हमारे बाप को कत्ल किया है, लिहाजा हम ये जायदाद चाचा के हाथ कभी नहीं लगने देंगी। अपने बाप की मौत के बाद उसकी पूरी जायदाद की वारिस हम दो बहनें थी। हमारे चाचा ने हमें कई दिन कैद में रखा, मगर जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसने हमें भी रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बनाया। मैं जानती थी कि दस्तखत से इनकार पर हमारा चाचा किसी भी वक्त हमें जान से मार डालेगा। और फिर आज रात एक पुरानी वफादार मुलाजमा की मदद से हम हवेली से निकलकर भागने में कामयाब हो गईं। हमारे भागने की खबर हवेली में आग की तरह फैल चुकी होगी और फिर चाचा और उसके पालतू कुत्ते यानी उसके वफादार आदमी हमारी बू सूंघते हुए रास्तों में और जंगल में हमें ढूंढते फिर रहे होंगे। आप उसी वक्त रहमत के फरिश्ते बनकर उस वक्त हमें सड़क पर मिल गए। अगर हमें गाड़ी ना मिलती तो चाचा के आदमी जरूर हमें ढूंढ लेते, तो शायद सड़क पर अभी हमारी लाशें ही पड़ी होती। लड़की अपनी अफसोसनाक कहानी सुनाकर खामोश हो गई। मैं उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हो गया था। मैंने उसे बताया कि हम लाहौर से आए हैं और ओकाड़ा जा रहे हैं। इससे पहले हमें रसूल नगर जाना था, वहां हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके पास जाना था। बस खाने में देर हो गई, इसलिए हमें वहां से चलते वक्त रात हो गई। जंगल का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी काफी देर चलती रही, मगर जंगल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। काफी दूर जंगल के ऐन बीचों बीच एक कब्रिस्तान देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। लड़की ने वहीं मुझे गाड़ी रोकने का कहा, तो मैंने हैरत से उसे देखते हुए वहीं गाड़ी रोक दी। लड़की ने कहा, गाड़ी रोकिए। मैं तो पहले ही उसकी बात सुनकर गाड़ी रोक चुका था। मैंने हैरत से पूछा, अरे यहाँ वीराने में कहा, तुम कहाँ जाओगी? कहने लगी, तुम लोग हमें यहाँ कब्रिस्तान के पास उतार दो, इसके पास एक रास्ता है, उस रास्ते से हम गुजर जाएंगे और आगे एक गांव है, उस गांव में मेरी एक खाला रहती है। खाला के घर पहुंच गई तो हम महफूज हैं। हमारा चाचा हमें वहां ढूंढ नहीं सकता, और अगर ढूंढ भी ले तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। मैंने खौफ से खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, लड़की ये तो बहुत खौफनाक जगह है, यहाँ तो कोई गांव नजर नहीं आ रहा। अगर कोई सीधा रास्ता है तो मुझे बताओ, मैं गाड़ी पर तुम दोनों को छोड़ आता हूँ। मुझे न जाने क्यों उन दोनों से हमदर्दी हो रही थी। लड़की कहने लगी, नहीं, खाला का गांव यहाँ से कुछ दूर है, पगडंडी का रास्ता जाता है, आपकी गाड़ी वहां नहीं जा सकती, हमें पैदल ही खाला के घर तक जाना होगा। आपसे एक दरख्वास्त है। मैंने हैरत से पूछा, वो क्या? कहने लगी, हमारे पास हमारे गहने और जेवरात हैं। रास्ता अभी दूर है और रास्ते में कोई चोर उचक्का हमसे जेवरात न छीन ले। हम आपसे गुजारिश करती हैं कि आप हमारे गहने और जेवरात अपने साथ ले जाएं और अपना पता मुझे दे दीजिए। मैं मौका पाकर आपके पास लाहौर आऊंगी और आपसे अपने गहने और जेवरात ले लूंगी। मैं हैरत से उसकी बात सुनने लगा। हम तो अजनबी हैं, आप मुझ पर इतना बड़ा एतमाद कैसे कर सकती हैं? लड़की कहने लगी, आपने जो एहसान हम पर किया है उसके मुकाबले में आप पर एतमाद करना तो बहुत मामूली बात है। और मेरा यकीन करें, ये जो रास्ता मेरी खाला के घर को जाता है, यहाँ पर मुझे 100% यकीन है कि चोर उचक्के जरूर होंगे। हम अपने खानदानी गहनों और जेवरात से महरूम नहीं होना चाहती। आप मेहरबानी करके हम पर यह एहसान कर दीजिए। मैंने घबराकर सईद की तरफ देखा, जो इस सारे सफर के दौरान खामोशी से उस लड़की की और मेरी गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने कहा, सईद भाई आप क्या कहते हो? कहने लगा, देख लो महमूद भाई। लड़की कहने लगी, खुदारा हम पर शक न कीजिए,
मैं ये गहने और जेवरात अमानत के तौर पर आपको सौंप रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास ये महफूज रहेंगे और मैं किसी भी वक्त मौका पाकर आपके पास लाहौर आकर ये वापस ले लूंगी। ठीक है। ये कहकर मैंने जेवरात की पोटली उससे पकड़ ली। वो दोनों आराम से गाड़ी से नीचे उतर गई, मेरे पास आकर शुक्रिया अदा किया और मैंने अपना पता उनको दे दिया। मेरा कार्ड मेरे पास महफूज था। उसने कार्ड लेकर अपने हाथ में थाम लिया और फिर दोनों अलविदा कहती हुई सड़क से नीचे पगडंडी की तरफ उतर गईं। मैं और सईद कुछ दूर उन्हें जाता देखते रहे। हम दोनों बहुत हैरान थे। आज का वाकया तो बहुत अजीब था। रात के इस पहर कोई 2 बजे का वक्त था। हर तरफ मौत की सी खामोशी छाई थी और जंगल वीरान और साथ कब्रिस्तान। गाड़ी के अंदर बैठे हुए भी हमें डर लग रहा था, मगर वो दोनों लड़कियां बेखौफ होकर पगडंडी से उतरकर चली जा रही थी। कुछ दूर तक हमें जाती नजर आई और फिर गायब हो गई। वो ऐसे जा रही थी जैसे उनके पीछे मौत लगी हो। इस वक्त रात के इस सन्नाटे में इस खौफनाक कब्रिस्तान से गुजरना कोई आम बात नहीं थी। बड़े बड़े दिल गुर्दे वाले घबरा जाते। सईद कहने लगा, महमूद भाई मैं तो डर गया हूँ। ये तो जंगल और रास्ते बड़े अजीब गरीब हैं, और दूसरा इन लड़कियों की दास्तान तो मुझे अजीब लग रही है। खुदा के लिए यहाँ से निकल चलो। सईद की बात सुनकर मुझे अचानक जैसे होश आ गया। मैंने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। हम काफी दूर तक चलते रहे। मेरे दिल में था शायद कोई जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम नेशनल हाईवे पर लिंक रोड से मिल जाएं। मगर जंगल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, ना ही कोई साइन बोर्ड नजर आ रहा था। अचानक एक जगह पर पहुंचकर सड़क खत्म हो गई और आगे कच्चा रास्ता शुरू हो गया। मैं और सईद दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महमूद भाई अब क्या करें, आगे तो रास्ता ही खत्म हो चुका है, कच्ची सड़क है, जिसका मतलब है कि ये आगे रास्ता किसी तरफ नहीं जा रहा। शहर को जाने वाली सड़क अब कैसे मिलेगी? सईद परेशानी से बोला। हाँ सईद, लगता तो यही है। महमूद भाई आपकी नेकी तो आज गले पड़ गई। चले फौरन गाड़ी मोड़िए। मैंने फौरन गाड़ी वापस मोड़ी। रात काफी बीत चुकी थी। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेशनल हाईवे पर कहां से मिलेंगे। वापसी पर रास्ते में वही कब्रिस्तान नजर आया, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। सईद बार बार कह रहा था कि जल्दी से जल्दी यहां से निकलें, मगर हैरत की बात थी कि इतनी देर सफर करने के बाद भी हम उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां हमने उन लड़कियों को लिफ्ट दी थी। एक जगह पर मैंने आकर गाड़ी रोक दी। मेरे माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हो चुके थे। इतनी सर्दी के बावजूद मुझे खौफ से पसीना आ गया। सईद कहने लगा, महमूद भाई लगता है हम रास्ता भूल चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाना है, और मैं पेट्रोल की सुई देखकर मजीद परेशान हो गया। यहाँ पर इतना सफर हम कर चुके थे कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम रह गया था। मैं वैसे भी इस तरफ से थोड़ा सा लापरवाह होकर चला रहा था। सईद कहने लगा, महमूद भाई अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ाएं गाड़ी, उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। घड़ी की सुई इस वक्त 3:45 बजा रही थी। रात का समा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को था। गाड़ी कुछ देर चलती रही। मैं परेशान होकर इधर उधर देख रहा था कि शायद कोई लिंक रोड कहीं से मिल जाए ताकि आगे निकलने की सूरत नजर आए, मगर वही ढाक के 3 पात। सफर करते करते सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। फिर अचानक दूर मुझे एक गांव नजर आया। मुझे अच्छी तरह याद था कि रात के सारे सफर के दौरान हमें इस सड़क पर कोई गांव या ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां कोई आबादी हो। मैंने गाड़ी उस तरफ बढ़ा दी। पास पहुंचे तो एक आदमी नजर आया। हम दोनों फौरन गाड़ी से नीचे उतरे। वो आदमी सड़क पर चला जा रहा था। हमें देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, भाई साहब, लाहौर या कराची जाने के लिए नेशनल हाईवे को लिंक रोड किस तरफ से मिलेगी? आदमी ने आगे की तरफ इशारा किया। यहाँ से 3 किलोमीटर आप आगे जाएं, वहां से बाएं तरफ के लिए एक सड़क मुड़ेगी, वही सीधी नेशनल हाईवे तक जाती है। मगर आप लोग कौन है भाई और कहां से आए हैं? मैंने कहा, हम मुसाफिर हैं। क्या यहाँ कोई होटल है जहां से कोई चाय या नाश्ता मिल जाए? चाय की बहुत तलब हो रही थी, बल्कि नाश्ते का टाइम था, भूख भी सता रही थी। वो कहने लगा, जी हाँ, आप आगे जाइए, आपको जरूर एक ढाबा मिल जाएगा। हम दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गए। उसकी बात दुरुस्त थी। हमें थोड़ी दूर एक ढाबा नजर आया। हम दोनों ने डट कर नाश्ता किया। हैरत की बात थी कि ये ढाबा हमें पहले नजर नहीं आया था, या हो सकता है जिन रास्तों पर हम सफर करते रहे हों वो ये रास्ता ही ना हो। फिर हम गाड़ी में सवार होकर वापसी के लिए चल पड़े। वाकई कुछ देर के सफर के बाद एक सड़क बाएं तरफ को मुड़ती थी। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी और फिर आधे पौने घंटे के सफर के बाद हम नेशनल हाईवे पर थे। लड़की के गहने और जेवरात
की पोटली मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखी थी। हम अभी तक खामोश थे और रात की सूरत हाल पर गौर कर रहे थे। सईद कहने लगा, महमूद भाई, रात वाला वाकया तो बड़ा अजीब था। मैं तो अभी तक सच खौफ में मुब्तला हूँ और खौफ से मुझे नींद भी नहीं आ रही, हालांकि मैं सारी रात जागता रहा हूँ। अगर कोई और मौका होता तो इस वक्त तो मुझे गहरी नींद आई होती। अब हम ओकाड़ा किस वक्त पहुंचेंगे? वो लोग भी हमसे नाराज होंगे। आज हमारी वहां तकरीब थी और पहुंचना जरूरी था। सारी रात जागने की वजह से मेरी भी तबीयत खराब थी, मगर हमारा ओकाड़ा पहुंचना बहुत जरूरी था। मैं गाड़ी भगाता रहा, हम सफर करते रहे और तकरीब के इख्तितामी मराहिल में हम ओकाड़ा पहुंच गए। उन लोगों से मुलाकात की, वो हमसे नाराज हो रहे थे, मगर हमने उन्हें बताया कि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हम बहुत देर से पहुंचे। तबीयत बहुत बोझल हो रही थी, मगर भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाना पड़ा। थकन और नींद से हमारा बुरा हाल था, इसलिए हमारे मेजबानों ने हमें रात वहीं गुजारने का कहा और हम ना चाहते हुए भी वहीं रात के लिए रुक गए। नींद बहुत जोरों की आ रही थी। हमने सोचा आज रात यहीं सोना चाहिए, सुबह सुबह वापस लाहौर की तरफ निकल पड़ेंगे। मैंने सोचा रात के वक्त गाड़ी से जेवरात की पोटली निकाल ली जाए। ये सोचकर जब मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड में जेवरात की पोटली देखी तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर कोई पोटली नजर नहीं आई। जेवरात की पोटली ऐसी गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। मुझे अच्छी तरह याद था कि सफर के दौरान से यहाँ तक गाड़ी बिल्कुल महफूज थी। गाड़ी में से किसी चीज के गायब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सईद से पूछा तो वो भी हक्का बक्का रह गया। महमूद भाई, गाड़ी में तो वो पोटली वैसे ही महफूज थी, गाड़ी में से किसी चीज का गायब होना कैसे मुमकिन है? मैंने भी इस बात की तस्दीक की। पूरी गाड़ी का चप्पा चप्पा छाना, पिछली सीटें, आगे सीटें, मगर कुछ नहीं मिला। जेवरात तो मैंने डैशबोर्ड में रखे थे, फिर आगे पीछे तो कहीं नहीं जा सकते थे, मगर फिर भी परेशानी के आलम में ढूंढते रहे। वो किसी की अमानत थी। इसी परेशानी में नींद भी ठीक से नहीं आई। सुबह हुई तो हम वापसी के लिए निकल पड़े। लाहौर पहुंचकर भी तबीयत बड़ी अजीब सी थी। परेशानी की बात थी कि उस लड़की ने हमें एक अमानत समझकर हमारे हवाले की। न जाने कितने कीमती जेवरात थे और उनकी तादाद कितनी थी कुछ मालूम नहीं था कि कितने जेवर थे। अगर वो लड़की लेने आ गई तो फिर इसको कहां से दूंगा। इसी उधेड़ बुन में एक हफ्ता गुजर गया, फिर महीना और 2 महीने, मगर वो लड़की ना आई। मुझे यकीन था कि किसी भी वक्त वो लड़की जेवरात लेने आ जाएगी, क्योंकि मेरा पता उसके पास था। मैं सोचता था वो जरूर आएगी। अगर आई तो उससे माफी मांगूंगा और उसके जेवरात के एवज उसको रकम लौटा दूंगा कि मैं तुम्हारे जेवरात की हिफाजत नहीं कर सका। दिल में अजीब सा धड़का लगा रहता, ख्वामख्वाह में इतना नुकसान हो गया, काश मैं ये जिम्मेदारी ही न लेता। मगर मरता क्या ना करता, आखिर अमानत तो लौटानी थी। उसने खुद पोटली मेरे हवाले की थी, मगर इस बात को कई महीने गुजर गए, मगर वो लड़की अपनी अमानत यानी गहने लेने न आई। बस इत्तेफाक से एक मर्तबा मेरा फिर रसूल नगर जाना हुआ। उन्हीं दोस्तों से मुलाकात हुई और बातों बातों में मैंने आखिरी मुलाकात का जिक्र किया। फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ क्या वाकया पेश आया। 2 लड़कियां रास्ते में मिली और फिर मैंने सारी बात अपने दोस्त नईम को बता दी। वो मेरी बात सुनकर हैरत से उछल पड़ा, कहने लगा, ये वाकया तुम्हारे साथ कहाँ पेश आया? मैंने उसे सारी बात बताई। फिर चंद लम्हे वो हैरत से मुझे देखते रहे, फिर बोले, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। मैंने कहा, कहानी तो पूरी सुना दी। कहने लगा, नहीं नहीं, पूरी वाकयात बताओ, किस तरह वाकया रूनुमा हुआ। और फिर मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह यहाँ से थोड़ी दूर 2 लड़कियों ने हमसे लिफ्ट मांगी और फिर सारी रात हम जंगल में घूमते रहे। फिर लड़कियों को हमने कब्रिस्तान के पास उतारा। फिर उस लड़की ने जेवरात की पोटली हमारे हवाले की, जो बाद में हमारी गाड़ी से गायब हो गई। नईम साहब तो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए। फिर कहने लगे, महमूद भाई, कोई सदका वगैरह दो, आपकी जान बच गई, शुक्र अदा करो। मैंने कहा, नईम भाई, मैं आपकी बात समझा नहीं। कहने लगा, महमूद साहब, जिस प्रेम नगर की बात आप बता रहे हैं वहां वाकई ये हादसा पेश आया था, लेकिन ये काफी साल पहले की बात है। वहां के चौधरी नजर मोहम्मद ने अपने सगे भाई को जायदाद की खातिर मार डाला, फिर उसकी दोनों बेटियों को भी कत्ल कर दिया और उनकी लाशें जंगल में फेंक दी ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाएं। उनके अंधे कत्ल का सुराग तो पुलिस को नहीं मिल सका। चौधरी नजर मोहम्मद दुनिया की सजा से बच गया, मगर अल्लाह ताला की जात सब जानती है। चौधरी नजर मोहम्मद को फालज का अटैक हुआ और वो बिस्तर से लग गया और 2 साल के बाद उसकी भी मौत वाक़या हो गई। जिस जायदाद की खातिर उसने भाई और 2 मासूम भतीजियों को कत्ल किया था,
वो जायदाद बिल आखिर वारिस ना होने की वजह से हुकूमत की तहवील में चली गई। प्रेम नगर के इस इलाके में आज भी उन दोनों बदकिस्मत बहनों की रूहें भटकती रहती हैं। बल्कि लोग तो कहते हैं कि कई बार वहां उन्हें उन दोनों को चुड़ैलों और बदरूहों की शक्ल में देखा गया है। हर बार रूप बदल बदल कर लोगों को तंग करती हैं और अपने अंधे कत्ल की दास्तान लोगों को सुनाती हैं। कई लोग तो बेचारे खौफ से मर भी गए, इसलिए रात के वक्त उस सड़क पर कोई सफर नहीं करता। मुझे लगता है आप यहाँ से निकल कर रास्ता भटक कर उसी तरफ जा निकले, क्योंकि प्रेम नगर से थोड़ा सा पहले रास्ता नेशनल हाईवे की तरफ मुड़ता है, मगर आप लोग सीधे चले गए। वो इलाका जंगल की सड़क जो आगे जाकर प्रेम नगर से मिल जाती है। ये कई लोग पहले भी बता चुके हैं कि जो भी आदमी उस सड़क पर चला जाए रात के वक्त वो इन भूल भुलैयों में खो जाता है, और अगर उन दोनों बहनों के हत्थे चढ़ जाए तो खौफ से मर जाता है। कुछ लोग जिन्होंने उन दोनों बहनों की रूहों को देखा जिंदा तो बचे, मगर उनकी जहनी हालत अजीब हो गई। वो दोनों बहनें अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाती हैं और आज भी अपने लिए इंसाफ तलब करती हैं। फिर नईम साहब की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें जेवर का बताया तो वो कहने लगे, हाँ भाई जरूर ऐसा हुआ होगा, मगर तुम फिक्र मत करो, वो लड़की तुमसे कभी जेवर लेने वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो तो कई साल पहले मर चुकी। उनकी रूहों का यूं भटकना अचंभे की बात है, और मैं समझता हूँ कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो उनसे मुलाकात होने के बावजूद जिंदा बच गए। मगर महमूद भाई, आइंदा एहतियात कीजिए, आप रास्ता भटक गए थे। मैंने नईम साहब से इजाजत ली और उसके बाद वापसी पर मैं सोच रहा था कि शायद रसूल नगर ये मेरा आखिरी चक्कर है। इसके बाद नईम साहब से मुलाकात लाहौर में ही होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।